हो गया था क्या कंप्लीट? पीडीएफ लगा दो ना। लास्ट क्लास के अंदर बेटा अपन ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ डैम के बारे में कि टोटल डैम है वो कितने टाइप के होते हैं। तो देर आर मेनली 3 डैम्स। टोटल कितने प्रकार के बांध बनाए जाते हैं? 3। पहला देखा था अपन ने ग्रेविटी डैम, और सेकंड कंसिडर किया था अपन ने कौन सा? रॉकफिल डैम, और थर्ड कौन सा किया था अपन ने? आर्क डैम। और इन तीनों ही डैम के फॉर्मेट के बारे में मैंने तुम्हें चीजें बता दी थी। सबसे पहले अपन ने बात किया था कि भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, तो जो हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया है वही सारी है क्या? हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया है वो कौन सा होने वाला अपने पास? टिहरी डैम। कि हमने बात करी थी कि भारत का सबसे जो ऊंचा बांध होने वाला है वो बांध कौन सा था? टिहरी डैम था। और टिहरी डैम कौन से स्टेट के अंदर लोकेटेड था? उत्तराखंड। यस या नो? फिर अपन ने बात करी थी हाईएस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ इंडिया, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। हाईएस्ट डैम और हाईएस्ट ग्रेविटी डैम दोनों के अंदर डिफरेंस है, दोनों डैम है वो अलग अलग कंसिडर किए जाएंगे। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ इंडिया है वो अपन ने कंसिडर किया था किसको? भाखड़ा नांगल डैम को। भाखड़ा नांगल जो डैम है वो भारत के कौन से स्टेट के ऊपर लोकेटेड है? पंजाब और हिमाचल की बॉर्डर पे। कहाँ पर लोकेटेड है? पंजाब और हिमाचल की बॉर्डर के ऊपर लोकेटेड है। और इस भाखड़ा नांगल डैम का जहां पर पानी को स्टोरेज किया जाता है बेटा, वहां पर कौन सा सागर बनाया गया है? गोविंद सागर। यहां तक लिख लिया था। उसके बाद में फिर व्यास नदी पर अपन ने देखा था कौन सा डैम है? पौंग डैम है। ठीक है। चलो आगे लिखो फिर उत्तराखंड। और अभी अभी अपन ने बात करी है उत्तराखंड के अंदर भारत का सबसे ऊंचा बांध होने वाला है जिसका क्या नाम है अपने पास? टिहरी डैम। लिख लो, टिहरी डैम उत्तराखंड। गंगा नदी जब तुम लोगों को पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि भागीरथी और भिलंगना नदी दोनों के संगम पर कौन सा बांध बना हुआ है? टिहरी डैम। टोटल इसकी हाइट की अपन बात करेंगे तो बेटा टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? 260.5 मीटर। 260.5 मीटर ऊंचाई के साथ टिहरी जो डैम है वो भारत का सबसे ऊंचा डैम कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि टिहरी डैम कौन कौन सी नदियों के संगम पर बना है? भागीरथी और भिलंगना नदी। लिख लिया क्या? लिखो चलो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है डैम्स, लेक्स, मेजर हिल्स ऑफ इंडिया, मेजर माउंटेन और मेजर प्लेटूज ऑफ इंडिया। भारत की प्रमुख पठार, झीलें, बांध, नदी,
नहरें, वाटरफॉल्स, जलप्रपात, ये ऐसे टॉपिक्स है, चाहे तुम लोग किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो, सब्जेक्ट अगर ज्योग्राफी है तो ये टॉपिक्स कॉमन है, यहाँ से 100% क्वेश्चन है वो तुम्हें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बताओ बेटा, लिख लिया यहाँ तक? कंप्लीट है क्या सबका? चलो फिर आगे लिखो पंजाब। पंजाब के अंदर लिखोगे रावी नदी के ऊपर बना हुआ बेटा रंजीत सागर बांध, और इसी बांध का दूसरा नाम है थीन डैम। तो दोनों नाम में से कोई सा भी नाम तुम लोगों से पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चंस पूछ लिया जाए कि थीन डैम कौन से स्टेट के अंदर लोकेटेड है या कौन सी रिवर के ऊपर लोकेटेड है, तो वो हो जाएगा अपने पास कौन सा? रावी नदी। और कौन सा स्टेट हो जाएगा अपने पास? पंजाब स्टेट हो जाएगा। हाँ, पंजाब के जस्ट ऊपर कौन सा यूनियन टेरिटरी देखने को मिलता है अपने को? जम्मू एंड कश्मीर। और उसी की बॉर्डर के ऊपर बना हुआ है कौन सा डैम? थीन डैम। और इसी का दूसरा नाम क्या है? रंजीत सागर बांध। लोकेशन भी पता होनी चाहिए, रिवर भी पता होनी चाहिए, और डैम का नेम भी पता होना चाहिए। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि पंजाब और कश्मीर की बॉर्डर पर कौन सा बांध बना हुआ है। तो जितने भी दोनों तीनों फॉर्मेट जो पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चंस पूछे जाने की, वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे तुम्हारे। लिखा क्या? फिर आगे लिखो यूपी, उत्तर प्रदेश। माता टीला बांध है एक तो यूपी के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिहंद नदी। और इसी रिहंद नदी पर यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश में एक डैम बना हुआ है जिसका नाम भी क्या है? रिहंद डैम। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा रिहंद बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? दैट इज उत्तर प्रदेश। लिखो आगे, माता टीला डैम, रिवर लिख लेना बेटा कौन सा? बेतवा। और इसी के ऊपर दूसरा डैम बना हुआ है रानी लक्ष्मीबाई डैम। रानी झांसी नेशनल पार्क बताया था मैंने तुम लोगों को, कहां पर है वो? बोलो भाई यस सर, तो बड़ा जल्दी निकल गया। अंडमान एंड निकोबार में। यही तो कमाल है लॉजिक्स का। जो लॉजिक समझाए जाते हैं तुम्हें, अगर तुम लोग भूल भी रहे हो तो कहीं ना कहीं कहानियां तुम्हें कैसे भी किसी भी तरीके से तुम्हारे माइंड में आए, लेकिन वो क्लिक जरूर होगी एक ना एक बार। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, रिहंद डैम कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है? रिहंद रिवर पे बना हुआ है। लिखा क्या? इसी का दूसरा नाम है रानी लक्ष्मीबाई डैम का ही दूसरा क्या नाम है? राजघाट। कौन सी नदी पे बना हुआ ये? बेतवा नदी पे। चंबल, बेतवा, सोन, केन, ये सारी की सारी नदियां बताई थी मैंने तुम लोगों को, गंगा की ट्रिब्यूटरीज में आती है। कौन सा ट्रिब्यूटरी का? कौन से ट्रिब्यूटरी पूछ ली गई? फिर किया या नहीं किया? हो गया सबसे? चलो बढ़िया है। आगे लिखो फिर, ये यहां से लिखो, गोविंद वल्लभ पंत सागर।
ये वाला पॉइंट लिखोगे, गोविंद वल्लभ पंत सागर, हाँ इसी के अंदर ही है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया। बेटा ये वॉल्केनोज का फॉर्मेशन होता है। क्या क्या ऑप्शन है? हाँ। तो बेटा जो स्टोन वो दिया गया है तुमने इग्नेस रॉक्स का, सेकंड नंबर पे क्या ऑप्शन बोला तुमने? हाँ, बेसाल्ट चट्टान ही तो है। एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा अभी, अभी सीख लो इधर। देखो ये अपने पास अर्थ प्लेट होती है, अर्थ का लेयर होता है, 3 लेयर होती है अर्थ की। कितनी लेयर होती है? 3। ऊपर ही ऊपर वाले को बेटा बोला जाता है क्रस्ट, भूपरपट्टी। बीच वाली बेटा होती है मेंटल, और थर्ड वाली होती है बेटा कोर। क्या होती है? कोर। आ गई बात समझ में? अब यहां से चीजें समझने की कोशिश करना। पृथ्वी के नीचे अगर हम लोग जाते हैं तो हमें टेम्परेचर बढ़ा हुआ नजर आता है। टेम्परेचर कैसा नजर आएगा? बढ़ा हुआ टेम्परेचर नजर आएगा। और इस मेंटल के अंदर बेटा एक चेंबर होता है। क्या होता है कि चेंबर, इसको बोलते हैं अपन मैग्मा चेंबर। क्या बोलते हैं? मैग्मा चेंबर। इस मैग्मा चेंबर में एक हॉट लिक्विड सब्सटेंस फिल्ड रहता है, एक गर्म तरल पदार्थ रहता है जिसका क्या नाम है? मैग्मा। अब लिक्विड हो बेटा या गैसेज हो, कोई भी चीज अगर गर्म होगी तो गर्म होने के बाद में वो लाइट वेट की हो जाती है, यानी हल्की हो जाती है। और हल्की होने के बाद में चाहे लिक्विड हो चाहे गैसेज हो, ड्यू टू कन्वेक्शन मेथड संवहन विधि के कारण बेटा ये लिक्विड और गैसेज किधर की तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ। तो मुझे बताओ यहाँ का जो मैग्मा है क्या वो ऊपर की तरफ जाएगा क्या? और जाकर बेटा किससे टकराएगा? इस भूपरपट्टी के किसी ना किसी एक पॉइंट से टकराएगा। ये लगातार बहुत लंबे टाइम तक प्रोसेस चलता रहता है, लाखों करोड़ों साल तक ये प्रोसीजर चलेगा। तब जाकर इस पृथ्वी की इस परत के अंदर एक छोटा सा होल हो जाता है। क्या हो जाता है? छोटा सा होल, यानी छोटा सा छिद्र हो जाएगा। तो मुझे बताओ ये जो हॉट लिक्विड है अब ये बाहर की तरफ आ जाएगा क्या पृथ्वी के? और बेटा अगर जो लिक्विड, जो गर्म लिक्विड, जो हॉट लिक्विड सब्सटेंस है पृथ्वी के अंदर वाला अगर पृथ्वी के बाहर आ जाता है तो इसको बेटा बोल दिया जाता है क्या? लावा। क्या बोल दिया जाता है? लावा। अब मुझे बताओ ये जो लावा है ये एकदम गरम गरम पदार्थ है क्या? अब ये क्या होगा? लावा इस पृथ्वी की परत पे आकर और ठंडा होकर क्या हो जाएगा बेटा? जम जाएगा। क्या हो जाएगा? ठंडा होकर। यहीं से फॉर्मेशन होता है बेटा रॉक्स और चट्टानों का। आगे बात समझ में? ये जो बाहर वाली जो चट्टानें होती है इस पृथ्वी के बाहर वाली, इन्हीं को बोला जाता है बेटा बेसाल्ट रॉक्स। क्या बोला जाता है? बेसाल्ट रॉक्स। तो पूरा का पूरा जो डेक्कन प्लेटू उसका फॉर्मेशन भी कुछ इसी प्रकार से बना हुआ है तुम्हारा। क्लियर है? तो पृथ्वी के अंदर अगर कोई भी गर्म पदार्थ होगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन? मैग्मा। वही मैग्मा अगर पृथ्वी के बाहर आ जाता है तो बेटा उसको क्या बोलेंगे अपन? लावा बोलेंगे। और यही लावा है, ये ठंडा होकर क्या हो जाता है? एक जगह इकट्ठा हो जाता है और उसको क्या बोल देते हैं अपन? चट्टाने बोल देते हैं, रॉक्स बोल देते हैं। ठीक है? उन्हीं के छोटे 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 टुकड़े हैं, इन्हीं चट्टानों से पर्वत बन जाते हैं। और पर्वतों का अगर ऊपर वाला हिस्सा काट देंगे तो बेटा वो क्या बन जाएगा अपने पास? प्लेटू बन जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो आगे लिखो फिर। राजस्थान, चंबल नदी। और चंबल नदी पर बेटा 2 डैम लिखना राजस्थान के, एक जवाहर सागर और एक राणा प्रताप सागर।
यहीं पर एक बैराज भी बना हुआ है, कोटा बैराज। दो डैम लिख लो चंबल नदी पे, एक जवाहर सागर और एक राणा प्रताप सागर। गुजरात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डैम के पॉइंट ऑफ व्यू से गुजरात और महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। एक जम्मू कश्मीर, ऊपर ऊपर वाला पूरा का पूरा सेक्शन है वो इम्पोर्टेंट है। और अगर अपन मिडिल इंडिया की या नॉर्थ इंडिया की अगर अपन बात करें तो बेटा कौन सा आ जाएगा अपने पास? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र वाले। नर्मदा नदी है वो भारत के 3 राज्यों से होकर बहती है। कितने स्टेट से होकर बहेगी ये? भारत के 3 स्टेट से। पहले अपन बात करेंगे एमपी, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा कौन सा? गुजरात। तो इन्हीं 3 स्टेट से बहती हुई ये नदी जब गुजरात में पहुंचती है तो बेटा गुजरात में इसी नर्मदा नदी पर कौन सा डैम बना हुआ है? सरदार सरोवर डैम। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो अलग अलग कई सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, कौन से स्टेट के अंदर बना हुआ है? ये बेटा ताप्ती नदी पर, काकरापारा डैम। कौन सी नदी पर? ताप्ती पे। उकाई डैम और काकरापारा डैम दोनों के दोनों गुजरात के अंदर ही बने हुए हैं। और कौन सी नदी पर बने हुए हैं? ताप्ती नदी पर। इस ताप्ती और नर्मदा नदी का कॉन्सेप्ट भी सीखोगे तुम लोग। यहाँ है एमपी। क्या है बेटा? एमपी। एमपी के अंदर 3 माउंटेन रेंज है। कितनी माउंटेन रेंज है? 3 पर्वत श्रेणियां हैं। पहले का नाम है बेटा अपने पास विंध्य पर्वत श्रेणी, विंध्य माउंटेन रेंज। सेकंड है बेटा अपने पास सतपुड़ा माउंटेन रेंज। थर्ड है बेटा अपने पास सतमाला माउंटेन रेंज। सतमाला पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा और कौन सी हो जाएगी अपने पास? विंध्य। देखो एक नदी है माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। माही नदी यहाँ इस विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है और बेटा सबसे पहले किधर की जाएगी? नॉर्थ की तरफ जाएगी। किधर की तरफ? नॉर्थ की तरफ। और एमपी से अगर इधर की तरफ जाएगी नॉर्थ की तरफ जाकर और ये बेटा एंटर हो जाती है राजस्थान में। कहाँ पर? और राजस्थान से बहती हुई फिर ये कहाँ पर आ जाएगी बेटा? और गुजरात में आकर इधर की तरफ एक खाड़ी है जिसका नाम है गल्फ ऑफ खंबात। क्या है? गल्फ ऑफ खंबात, यानी खंबात की खाड़ी में जाकर ये नदी क्या हो जाती है बेटा? गिर जाती है। अब इस नदी से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटेगी? विच रिवर इज कट ट्वाइस ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसको ट्वाइसली कट बेटा कौन सी नदी करती है? माही। कैसे? कर्क रेखा बेटा ऐसे पास होती है गुजरात, राजस्थान, एमपी से होती हुई। तो मुझे बताओ जब ये नदी एक बार तो एंटर होगी तब काटेगी और एक बार जब एग्जिट होगी राजस्थान में तब काटने वाली है। और ये राजस्थान के दक्षिणी जिलों के अंदर आती है जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा। आ गई क्या बात समझ में? तो कौन सी ऐसी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइसली कट करने वाली है, 2 बार काटने वाली है? उस नदी का क्या नाम हो जाएगा बेटा? माही नदी। कौन सी नदी? अब मुझे बताओ माही नदी ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही है या वेस्ट की तरफ? वेस्ट की तरफ। कभी कभार तो इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है? तो मुझे बताओ क्या ये पश्चिम की तरफ बह रही है क्या? या अगर मैं बोलूं कि अरब सागर के अंदर,
अरब सागर के अंदर गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? तो जितनी भी नदियां इस पूरे के पूरे वेस्ट साइड के अंदर फ्लो होगी, वो वेस्ट साइड में फ्लो होने वाली नदियां ही कहां पर जाकर गिरेगी? अरेबियन सी के अंदर गिरने वाली। इज दैट क्लियर? अब सेकंड नंबर पे बेटा अपन बात करते हैं यहाँ। अब मुझे बताओ, इस सतपुड़ा और सतमाला इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में यहाँ अपने पास अमरकंटक हिल्स, कौन सी हिल्स है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ जो मध्य प्रदेश के अंदर है। और इसी अमरकंटक हिल्स से बेटा एक नदी का ओरिजिन होता है जिसका नाम है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी, जिसका ओरिजिन होता है अमरकंटक हिल्स, सतपुड़ा पहाड़ियों से। अब ये सतपुड़ा पहाड़ियों से बहती हुई जा रही है। मुझे बताओ सबसे पहले तो, क्या ये एमपी के अंदर जाएगी क्या? एमपी के अंदर चली गई। एमपी से बेटा ये जो नदी है ये सबसे पहले किधर जाएगी? फिर महाराष्ट्र में। कहाँ जाएगी? और बेटा महाराष्ट्र से होती हुई ये कहाँ पर पहुंच जाएगी? गुजरात। और कहाँ जाकर गिर जाएगी? खंबात की खाड़ी में। तो मुझे बताओ नर्मदा नदी भी कितने देशों से, कितने राज्यों से होकर बह रही है? 3 स्टेट से। इसी के पास में बेटा यहाँ पर नदी आती है अपने पास ताप्ती। कौन सी नदी? और इसी ताप्ती नदी का बेटा दूसरा नाम तापी नदी भी कहते हैं इसको। कौन सी रिवर भी कहते हैं? तापी। सेम एज इट इज फ्लो होगी तापी नदी भी सबसे पहले एमपी, एमपी के बाद बेटा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद बेटा कौन सा? गुजरात। और तीनों की तीनों जाकर कहाँ पे मिल जाएगी? गल्फ ऑफ खंबात के अंदर। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी रिवर है जो रिफ्ट वैली बनाती हुई जाती है, भ्रंश घाटी से बहती हुई जाती है? एक टर्म आता है रिफ्ट वैली, यहां लिख रहा हूं मैं, रिफ्ट वैली, इसको बोलते हैं बेटा भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी का सिंपल सा मीनिंग इतना सा समझ लो कि वो नदी जिसके ऊपर भी कोई पर्वतमाला हो और नीचे भी कोई पर्वतमाला हो, या दो पर्वतमालाओं के बीच में से अगर कोई नदी बहती हुई जाएगी, वो हमेशा किस क्या चीज बनाएगी अपने पास? रिफ्ट वैली बनाएगी, यानी भ्रंश घाटी। मुझे बताओ, क्या इधर ऊपर पर्वत है, इधर नीचे पर्वत है? क्या इधर ऊपर पर्वत है और इधर भी नीचे पर्वत है? इन दोनों में से अगर कोई भी नदियां अगर जा रही है तो बेटा वो हमेशा और हमेशा क्या बनाएगी? रिफ्ट वैली। मुझे बताओ, क्या ये तीनों की तीनों नदियां हैं, ये इधर पश्चिम की तरफ बह रही है क्या? यस या नो? और इन तीनों नदियों को याद करने का एक बहुत ही बेहतरीन सा लॉजिक है बेटा, माता नर्मदा। क्या याद रखोगे? माता नर्मदा। माँ से बताओ कौन सी नदी बना देंगे अपन? माही। ता से कौन सी बनाएंगे अपन? ताप्ती। ताप्ती का ही दूसरा नाम क्या है? तापी। और एक कौन सी नदी हो जाएगी बेटा? नर्मदा। तो पश्चिम की ओर बहने वाली 3 इंपॉर्टेंट रिवर है, वो कौन सी हो जाएगी? माही, ताप्ती, नर्मदा। तीनों का ओरिजिन है वो कौन से स्टेट से होगा? एमपी से होगा। माही नदी कर्क रेखा को बेटा कितनी बार काटेगी? 2 बार काटेगी। ताप्ती, माही और नर्मदा तीनों ही कितने स्टेट से होकर पास होगी? 3। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा, एमपी से निकलने वाली वह नदी जो उत्तर दिशा की ओर बहती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी हो जाएगी? क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, एमपी से ओरिजिन होने वाली वह नदी जो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फ्लो होगी, उत्तर दिशा की ओर बहेगी और गंगा में जाकर मिल जाएगी, तो बेटा वो नदी है कौन सी? सोन। कौन सी नदी है? सोन। तो नॉर्थ साइड में 2 नदियां जाती है एमपी से, एक राजस्थान में और एक यूपी के अंदर। आ गई बात समझ में? यूपी पटना में जाकर और कौन सी नदी मिल जाएगी? गंगा की सोन नदी। और राजस्थान में बेटा कौन सी आ जाएगी? माही। तो एक छोटा सा सेक्शन बना लो अलग से, यहाँ जहाँ रिवर लिखा है वहां पर लिख लो, इन तीनों को बना लो अलग से। माही, ताप्ती और नर्मदा पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं।
तीनों माउंटेन रेंज बना लेना एमपी के अंदर, विंध्य माउंटेन रेंज, सतपुड़ा और सतमाला। क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए नर्मदा नदी का ओरिजिन कौन सी पर्वत श्रेणी से होता है, दैट इज सतपुड़ा। तीनों के स्टेट पता होने चाहिए, एमपी राजस्थान गुजरात, एमपी महाराष्ट्र गुजरात, एमपी महाराष्ट्र और गुजरात। क्या माउंटेन रेंज, सतमाला पर्वत श्रेणी, सतमाला माउंटेन रेंज। लिख लो फटाफट से। नर्मदा और ताप्ती दोनों ही सतपुड़ा माउंटेन रेंज। विंध्य से माही। अब देखो यहाँ से एक टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। अगर तुम लोगों से कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भारत के किस राज्य में स्थित है, कौन सा हो जाएगा, एमपी। विंध्य पर्वत श्रेणी, विंध्य माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, दैट इज मध्य प्रदेश। क्या लिख लिया गया, ये कंप्लीट है। सतमाला माउंटेन रेंज, यहाँ से कोई रिवर ओरिजिन नहीं हो रही, ये तीनों माउंटेन रेंज सीक्वेंस में, इसीलिए इनका नाम मैंने कंसिडर करवाया है। तो डैम हो गया गुजरात का कंप्लीट। चलो आगे लिखो फिर। देखो कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी है, इसका ओरिजिन होता है बेटा महाराष्ट्र से। कहाँ से, महाराष्ट्र से। और ये साउथ में बहने वाली नदियाँ है। कहाँ पे बहने वाली नदियाँ है, साउथ में, साउथ इंडिया के अंदर। और याद रखना कृष्णा, गोदावरी और कावेरी तीनों की तीनों नदियाँ है वो बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। किधर की तरफ गिरेगी, बंगाल की खाड़ी ईस्ट साइड में, यानी पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ होती है कौन सी, कृष्णा नदी। अब पहले लिखना बंद करो, लॉजिक समझोगे, फिर उसके बाद में लिखा करो तुम लोग, ताकि लॉजिकली तुम्हें चीज़ें याद भी हो जाए और तुम्हें चीज़ें कंटेस्ट भी हो जाए। मुझे बताओ कृष्णा नदी को मैं लॉजिकली कनेक्ट करूंगा बेटा कृष्ण भगवान से। किससे, कृष्ण भगवान से। कृष्ण भगवान बचपन में इतने नटखट थे, इतनी शरारत करते थे कि उनको नटखट नटवर लाल भी कहा जाता है, यस या नो। और वो बेटा बचपन के अंदर माटी खा जाते थे। क्या खा जाते थे, माटी। फिर यशोदा मैया आती थी और बोलती थी कि बेटा कान्हा क्या खाया है, मुंह खोल के दिखा। और जैसे ही कृष्ण भगवान मुंह खोलते थे तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड नजर आ जाता था। क्या, यस या नो। तो अपने को लॉजिकल चीजें कनेक्ट करनी है बेटा कि कृष्ण भगवान बचपन में क्या खाते थे, माटी खाते थे। क्या खाते थे, माटी। अब तुमने महाभारत सुनी होगी, देखी तो क्या ही होगी। महाभारत के अंदर दो ही प्रसंग चलते हैं, हे अर्जुन हे पार्थ, हे अर्जुन हे पार्थ। तो मुझे बताओ पूरे के पूरे महाभारत में अर्जुन के जो गुरु थे या अर्जुन को जिन्होंने लीड किया है वो बेटा कौन थे, भगवान श्री कृष्ण। कौन थे, भगवान श्री कृष्ण।
किसकी मदद करी थी भगवान श्री कृष्ण ने? अर्जुन की। किसकी मदद करी थी? अर्जुन की। तो मुझे एक चीज बताओ, कृष्ण भगवान बेटा बचपन में क्या खा जाते थे? माटी। क्या खाते थे बचपन में? माटी। और बेटा कृष्ण भगवान ने इस पूरे के पूरे महाभारत में किसकी मदद करी थी? अर्जुन की। तो नागा अर्जुन, अल माटी। फिर याद रखना, एक और डैम बना हुआ बेटा श्री सेलम डैम। और ये जो श्री सेलम डैम है ये बेटा प्रॉपर कहां पर बना हुआ है? आंध्र प्रदेश के अंदर। अब इस नाम की इंपॉर्टेंस है श्री सेलम की। श्री सेलम भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अब मैं एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने पूछ रहा हूं कि श्री सेलम टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में बना हुआ है? आंध्र प्रदेश। क्या कनेक्ट हो गई क्या चीजें? यस या नो? ऐसे ही इंटरकनेक्टेड है चीजें, सिर्फ और सिर्फ नाम पे फोकस करना है और बेटा स्टेट पे फोकस करना है। अब ये श्री सेलम डैम पूछ ले, चाहे श्री सेलम टाइगर रिजर्व पूछ ले। डैम अगर पूछ लेता है तो बेटा कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर। स्टेट कौन सा? आंध्र प्रदेश। अगर यही टाइगर रिजर्व पूछ लिया जाए तो स्टेट बेटा कौन सा हो जाएगा अपने पास? आंध्र प्रदेश। टाइगर रिजर्व पूछे जाने के ज्यादा चांसेस है क्योंकि ये कैसा है? इंडिया का सबसे लार्जेस्ट है। भारत का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है बेटा वो कौन सा है? श्री सेलम नागार्जुन टाइगर रिजर्व। आ गई बात समझ में? लिख लो इन तीनों को। पहले हेडिंग लिख लेना, कौन सी नदी के ऊपर बने हुए तीनों के तीनों? कृष्णा नदी पर। स्टेट इनके पता ही चल जाएगा तुम लोगों को। अब देखो यहां पर एक लॉजिक है कर्नाटक, और कर्नाटक स्टेट का तो लॉजिक ही क्या बताया था मैंने? नाटक। तो मुझे बताओ कृष्ण भगवान बचपन में क्या खाने का नाटक करते थे? माटी खाने का नाटक करते थे। दूसरा लिख लेना, नागार्जुना डैम, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना बॉर्डर। तेलंगाना पहले किसका हिस्सा हुआ करता था? आंध्र प्रदेश का। फिर 2014 के बाद में इसको आंध्र प्रदेश से सेपरेट कर दिया गया। लिख लो फटाफट। और घूमते फिरते चलते फिरते हमेशा अपने माइंड में ये चीज़ें रिवाइज करते रहना है। कृष्ण भगवान बचपन में माटी खाने का क्या किया करते थे? नाटक। कृष्ण भगवान ने महाभारत में किसकी मदद करी है? अर्जुन की। आगे बात समझ में? और एक है वो इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है और इस कृष्णा नदी पर बना हुआ डैम भी है, श्री सेलम डैम। लिख लिया सभी ने? चलो फिर आगे लिखो बेटा, केरल। केरल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरे के पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट वाला जो अपने पास बेटा स्टेट है वो कौन सा है? केरल है। सबसे ज्यादा जो पढ़ी लिखी जो पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर वो कहाँ की है? केरला की। पेरियार नदी है, इसी नदी पे बना हुआ है कौन सा डैम? इडुक्की डैम। और किस टाइप का डैम बना हुआ? ये आर्च डैम बना हुआ है, चाप बांध। लिख लिया? फिर आगे लिखो बेटा, कावेरी। कावेरी नदी भारत के सिर्फ और सिर्फ दो ही राज्यों से होकर बहती है, कर्नाटका और तमिलनाडु।
कहाँ कहाँ पर बहेगी? कर्नाटका और तमिलनाडु। अब मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि कोई भी डैम का नाम दे दे और वो कावेरी नदी अगर पूछ रहा है कि ये डैम कावेरी नदी में भारत के किस राज्य पर बना हुआ है, तो मुझे बताओ, अगर महाराष्ट्र ऑप्शन में आएगा तो उसको उड़ा देंगे क्या अपन? तेलंगाना आएगा तो उड़ा देंगे क्या? आंध्र प्रदेश आएगा तो उड़ जाएगा क्या? आंसर जो आने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ कितने स्टेट में से आएगा? तो या तो तेलंगाना में आ सकता है या फिर तमिलनाडु में। और अगर गलती से ऑप्शन में दोनों में से एक ही है तो मुझे बताओ कि अपने को कभी भी क्वेश्चंस भी पढ़ने की जरूरत है क्या? सिर्फ और सिर्फ क्या दिखना चाहिए? कावेरी नदी। और दोनों में से जो स्टेट दिख रहा है उसको क्या कर सकते हैं अपन? डायरेक्टली हिट कर सकते हैं। लिखो, शिव समुद्रम डैम कर्नाटका में, कृष्णा सागर डैम कर्नाटका में, और याद रखना तमिलनाडु में कावेरी नाम की लड़की थी। किस नाम की लड़की थी? कावेरी। अब मुझे किससे मिलना था बेटा? कावेरी से। तो मैंने क्या बना लिया? ट्यूर बना लिया। क्या बना लिया? ट्यूर। कि चलो एक ट्यूर बनाते हैं और किससे मिलने चलते हैं? कावेरी से। और वो ट्यूर कहाँ का बना लिया बेटा मैंने? तमिलनाडु का। तो याद रखना, मैंने एक ट्यूर बनाया जहां तमिलनाडु में जाकर मैं किससे मिला हूं? कावेरी से मिला हूं। मैटू डैम है, इंपॉर्टेंट है, कावेरी नदी पे बना हुआ है। तो कृष्णा नदी के भी 3 डैम लिखवाए थे और कावेरी के भी 3। लिख लिया? कंप्लीट है यहां तक? फिर आगे लिखो बेटा, तेलंगाना। गोदावरी नदी है वो पूरे के पूरे पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर कंसिडर की जाती है। अगर तुम लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, दैट इज गोदावरी। इसका ओरिजिन होता है बेटा महाराष्ट्र से। कहाँ से ओरिजिन होता है इसका? महाराष्ट्र के अंदर नासिक के अंदर त्र्यंबकेश्वर एक जगह बनी हुई है जहां पर भगवान शिव शंकर का एक ज्योतिर्लिंग भी बना हुआ है बेटा। तो याद रखना, उसी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है कौन सी नदी? गोदावरी नदी। और नासिक के अंदर बेटा एक घाट भी बना हुआ है जिसका क्या नाम है? गोदावरी घाट। आ गई बात समझ में? और यही गोदावरी नदी जब बहती हुई कहां पर आ जाएगी? तेलंगाना में। तो बेटा तेलंगाना में फिर यहां पर एक डैम बना हुआ है जिसका क्या नाम है? पोचमपाद डैम। और इसी का दूसरा क्या नाम है? राम सागर डैम। हुसैन सागर हो या निजाम सागर हो या उस्मान सागर हो, जहां कहीं पे भी तुम्हें थोड़े मॉडर्न नेम दिख जाए डैम के अंदर तो बेटा कहां पे टिक करना है तुम्हें? तेलंगाना। हुसैन सागर लेक भी बनी हुई है, डैम भी बना हुआ है, छोटे छोटे डैम बने हुए हैं। वहीं पर डैम भी बना हुआ है। मोस्टली जो डैम बनाए जाते हैं वो रिवर या लेक्स पे ही बनाए जाते हैं। मेरे समझाने का मतलब है कि नाम पे फोकस करना, हुसैन सागर, निजाम सागर या अपने पास उस्मान सागर। क्या दोनों तीनों नेम है वो तुम्हें थोड़े सिमिलर से नज़र आ रहे हैं क्या? मॉडर्न नेम जैसे। जहाँ कहीं पे भी ऐसा कोई नाम तुम्हें देखने को मिल जाए लेक में या डैम में, आँख बंद करके और किसको टिक कर देना? तेलंगाना को टिक कर देना। ठीक है? पानी भी दे दो। जीवन में कुछ ऐसा काम करो बेटा कि जिसकी तुम्हें तलब हो वो तुम्हारे पास चल के आ जाए। आ रही क्या बात समझ में? बहुत अच्छी लाइन बोली है मैंने, थैंक्स टू माई सेल्फ। चलो आगे लिखो, महाराष्ट्र। कोई ना, अपन भी कहाँ चल लेंगे? महाराष्ट्र। ऐसे बोलते ना अपन दोस्तों को, कोई ना भाई अपन भी कहाँ चल लेंगे? महाराष्ट्र। तो मुझे बताओ, कोयना रिवर भी बनी हुई है और इसी रिवर पे कौन सा डैम बना हुआ है? कोयना डैम भी बना हुआ है। तो कोयना नदी पर भारत के अंदर कौन सा डैम बना हुआ है? कोयना डैम।
मेन महाराष्ट्र के अंदर है और इसी गोदावरी नदी पे बना हुआ महाराष्ट्र के अंदर बेटा जायकवाड़ी डैम। लिखा क्या? कोई ना, चलो बढ़ते हैं आगे। गोदावरी नदी पे कौन सा डैम आ जाएगा? जायकवाड़ी डैम। फिर आगे लिखो बेटा ओडिशा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियाज लार्जेस्ट डैम। जो सबसे बड़ा है क्या वो महान हो जाएगा क्या? और अगर वो महान है तो बेटा नदी कौन सी हो जाएगी? महानदी हो जाएगी। आ गई क्या बात समझ में? जो सबसे बड़ा है वो महान है, और महान से अपन कौन सी रिवर को कनेक्ट करेंगे? महानदी। टोटल लेंथ लिख लेना महानदी की। जो मेन जो डैम है बेटा, जहां जहां पर इस पूरे के पूरे हीराकुंड डैम को कंसिडर किया जाता है। बेटा इसका आइडिया नहीं है मेरे को। ये तुम्हारे डिपार्टमेंट के अंदर जो भी वैकेंसीज वगैरह आती हैं उनके बारे में तुम मैनेजमेंट से बात करोगे तो शायद बेटर ऑप्शन मिलेगा तुम्हें। मैंने डॉक्टर बनने की उम्मीद 10वीं के बाद ही छोड़ दी थी। और मैंने कभी लाइफ में ये भी नहीं सोचा था कि मैं नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा पाऊंगा। लिख लिया? फिर आगे लिखो बेटा वेस्ट बंगाल। और यहां पर बेटा क्या बना हुआ है? बैराज। झारखंड का लिखवा दिया था क्या? चेक करना एक बार। नहीं लिखवाया? लिखो। हाँ बेटा, अगर अपन बात करते हैं इस बंगाल के, नहीं वेस्ट का मतलब इधर नहीं, बंगाल बंगाल बांग्लादेश तो बेटा पाकिस्तान का हिस्सा है। ईस्ट जो पाकिस्तान है वही पूरा का पूरा क्या है? बांग्लादेश है। वेस्ट जो पाकिस्तान है वो प्रॉपर तरीके से कौन सा अपने पास? पाकिस्तान। बंगाल पार्टीजन की कहानी मैं तुम्हें समझाऊंगा जब तुम्हें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग जानेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया है। इस 19वीं सदी के अंदर 1905 के अंदर हुआ था बंगाल विभाजन। वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था हमारी इस गुलामी का। देखो चीज़ें कभी भी एकदम से नहीं होती है। बीमारी है वो कभी भी एकदम से नहीं होती है। वायरल होगा तो कोई ना कोई वायरस जाएगा, बैक्टीरियल होगा तो कोई ना कोई बैक्टीरिया जाएगा, फंगल होगा तो फंगल जाएगा, और प्रोटोजोआ वाली होगी तो प्रोटोजोआ। जेनेटिक्स भी एक साथ नहीं आती बेटा, पीढ़ियों से चलती आती है। तो कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आ गई थी, और बंगाल पार्टीजन कब जाके हुआ? 1905 में। तो 347 साल तक राज किया है अंग्रेजों ने हमारे इस भारत देश के ऊपर, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता है। आ रही है बात समझ में? और उन्हीं अंग्रेजों का बदला लेना आज हर भारतीय युवा का लक्ष्य बन चुका है। आ रही क्या बात समझ में? तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं भाई, कि हमें हमारी जो गुलामी है उसका क्या लेना है? बदला लेना है। इधर आ जाओ, अपन बात करते हैं बेटा झारखंड की। आवाज नहीं।
बेटा झारखंड के अंदर एक रिवर बनी हुई है जिसका नाम है बराकर नदी। बराकर नदी। और इसको हमेशा मैं ऐसे ही सोचता हूं कि बड़ा कर नदी, कि कोई भी छोटी सी चीज थी उसको बड़ा कर क्या कर दी गई है, नदी कर दी गई है। बेटा इसके ऊपर 2 डैम बने हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो है मैथन डैम, और एक है बेटा तिलैया डैम। अब तुम सब लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि यार एक ही तो लाइफ मिली है, इस लाइफ में मुझे कुछ बड़ा करना है। सब लोग सोचते हैं कि मैं मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा करना चाहता हूं। तो एक व्यक्ति था, ऐसे मान लो, कहाँ का था वो, झारखंड का। या ऐसे मान लो कि एक व्यक्ति था, उसको अपनी लाइफ में क्या करना था बेटा, बड़ा करना था। तो वो एक मैराथन में भाग लिया, और मैराथन में बेटा क्या बांध कर भाग ले लिया, तौलिया बांध कर भाग ले लिया। यस या नो? तो मुझे बताओ क्या उसने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा किया क्या? यस या नो? फिर सब लोगों ने उसको बेटा क्या कर दिया, झाड़ दिया। क्या कर दिया, झाड़ दिया। तो झारखंड के अंदर कौन सा डैम बना हुआ अपने पास, मैथन डैम और तिलैया डैम। तो याद रखना, आज के बाद जब कभी भी मैराथन की बात आएगी तो तुम लोग याद करना कि एक ऐसा भी व्यक्ति था जो तौलिया बांधकर और किस में भाग लेने चला गया था, मैराथन। क्या करना था उसको लाइफ में, बड़ा। बड़े से बताओ कौन सी नदी याद कर लेंगे अपन, और फिर सब लोगों ने उसको क्या कर दिया बेटा, तो स्टेट कौन सा हो जाएगा अपने पास, लिख लो इसको। हाँ, मैथन डैम और तिलैया डैम। बहुत सारे ऐसे लॉजिक्स है जो शायद तुम लोग सोच भी नहीं पाओगे, वैसे लॉजिक्स मैं तुम लोग को बताता हूँ। अब देख लो कितना आसान है इन सारी की सारी चीज़ों को याद करना, इस सब्जेक्ट को याद करना। जिसका वे अलग होगा उसकी आगे लाइफ भी अलग होगी। मुझे बताओ, भेड़ चाल नहीं चलनी है भाई। जंगल का राजा सिर्फ और सिर्फ कितना होता है, आर्य भाषा में कुछ तो स्पेशल क्वालिटी है, तभी तो पूरे के पूरे जंगल का वो क्या कहलाता है, राजा कहलाता है। इतनी सी वैकेंसी में, इतने सारे बच्चों में सिर्फ और सिर्फ जितनी वैकेंसी आती है उन्हीं बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने तुम सभी स्टूडेंट से क्या किया बेटा, अलग। चाहे वो हार्डवर्क हो, चाहे वो प्रैक्टिस हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, चाहे उनका रिविजन हो, कुछ तो अलग करा है, तभी तो जाकर उन बच्चों का नंबर आया होगा। क्लियर है? चलो, डैम वाला टॉपिक बेटा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग कंसिडर करेंगे मेजर लेक्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले अपन बात करते हैं झील। झील किसे कहेंगे, लेक्स किसे कहेंगे? याद रखना, जो ग्लेशियर्स होते हैं बेटा, जो हिमनद होते हैं, जो पूरे के पूरे बर्फ से मिलकर बने होते हैं। जैसे मैं बात करूं, पहाड़ है वो बेटा किससे मिलकर बने होते हैं, पत्थरों से। ठीक है? वैसे ही जो ग्लेशियर होते हैं वो बेटा किससे मिलकर बने होते हैं, बर्फ से। जैसे ही वो ग्लेशियर मेल्ट होता है, पिघलना स्टार्ट होता है, तो बेटा एक साथ बहुत तेज गति से क्या बहता है, पानी बहता है। और वो पानी जब तक बहता रहेगा, जब तक उसके अंदर गति रहेगी, तब तक बेटा वो पानी क्या कहलाएगा, नदी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नदी। और जिस जगह जाकर वो पानी एक जगह ठहर जाता है, रुक जाता है, और उस ठहरे हुए पानी को ही हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, झील। क्या कभी नाव है वो पानी के अंदर चलाई जाती है क्या, या झील के अंदर चलाई जाएगी? झीलों के अंदर नाव है वो डल लेक, बोट राइड जहाँ पर की जाती है। इस पूरे के पूरे भारत की सबसे शानदार जो एक्सपीरियंस तुम्हें अगर लेक्स का अगर लेना है या बोट राइड का लेना है, दैट इज डल लेक। पूरे के पूरे भारत की सबसे सुंदरता वाली झील भी कहते हैं, ब्यूटी ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है किसको, डल लेक को। अब तुम लोगों ने देखा होगा रिवर राफ्टिंग।
जो उत्तराखंड के अंदर करते हैं, वो उस बहती हुई नदी के अंदर ही करते हैं क्या? तो वो रिवर राफ्टिंग हो गई है भाई। क्या उसको कभी अपन लेक नाम देंगे क्या? नहीं नाम देंगे। आगे बात समझ में? तो कोई भी पानी अगर बेटा ठहरा हुआ है, चाहे वो नदी का हो, चाहे नेचुरल रूप से मिला हो, चाहे अपन ने स्टोर किया हो। तुमने देखा होगा आजकल जो भी लोग एग्रीकल्चर खेती करते हैं, वो अपने खेतों के अंदर एक बहुत बड़े से एरिया के अंदर गड्ढा है वो खोद देते हैं। उसके अंदर मेरे को एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि उसको क्या प्रोसीजर है या उसको क्या बोलते हैं, उसमें एक ब्लैक कलर का एक पॉलीथीन जैसा स्ट्रक्चर है वो बिछा दिया जाता है और उसके अंदर पानी को भर दिया जाता है। फिर उसमें फिल्टर वाली मशीनें लगा दी जाती है और अपने खेतों के अंदर वो सिंचाई के अंदर उसको काम में लेते हैं। चाहे वो कोई भी एक्स्ट्रा पानी हो, चाहे बारिश का पानी हो, उसी के अंदर क्या कर लिया जाएगा? स्टोर कर लिया जाएगा। तो अलग अलग प्रकार से झीलें बनती हैं। ह्यूमन मेड झील भी बनती है, मानव के द्वारा निर्मित झीलें भी है, और नेचुरल लेक्स भी बनती है जो प्रकृति के द्वारा बनी है। एक थर्ड चीज और ऐड हो जाता है बेटा, मेटेरोइड्स। मेटेरोइड्स का मतलब होता है उल्का पिंड। आज एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट और सिखाऊंगा तुम्हें मेटेरोइड्स का, उल्का पिंड का। उल्का पिंड जानते हो क्या क्या होता है? हाँ, तुम सब लोगों ने मेटेरोइड्स देखा है। मैंने क्या बोला है कि तुम सब लोगों ने मेटेरोइड्स देखा है, लेकिन शायद जीवन में आज पहली बार पता चलेगा कि सर उसी को मेटेरोइड्स कहते हैं क्या। जब भी तुम्हारी जीवन से कोई व्यक्ति तुम्हें परेशान कर रहा है या उसकी तुम्हें याद आ रही है, तो हम लोग कहाँ पर चल जाते हैं बेटा? रात को ऊपर छत पे, और छत की दीवार पे बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं ऊपर वाले की तरफ। हे प्रभु, क्या मेरे साथ करने में था क्या ये? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। उसको बड़ा खुश रखने की कोशिश करी मैंने, फिर भी वो चली गई। फिर गलती से एक तारा हमें टूटता हुआ नजर आता है और अपन आंख बंद करके फटाफट से मांग लेते हैं कि वो मेरे जीवन में वापस आ जाए। बुलाती है मगर आ गई बात समझ में? तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसा लॉजिकली कि तुम लोग कनेक्ट करना। क्या ऐश्वर्या राय ने भी एक मूवी के अंदर टूटते हुए तारे से मन्नत मांगी थी क्या? क्या कभी सलमान खान मिल पाया क्या? नहीं। उसको क्या मिला है? अभिषेक बच्चन। तो बेटा वो चीज है ही नहीं, तो फिर वो चीज प्रूफ कैसे होगी? कभी भी तारा टूटता नहीं है। लाइफ में एक चीज फिक्स कर लेना, तारा कभी भी नहीं टूटेगा। तारे की मृत्यु होती है, डेथ होती है। जैसे इंसान का जन्म होता है और इंसान की मृत्यु होती है, वैसे ही बेटा तारे का भी जन्म होता है और तारे की मृत्यु होती है। तारा है वो ब्लैक होल में जाकर और कंप्लीट उसका क्या हो जाता है बेटा? डेथ हो जाता है। जो ब्लैक होल है, इस ब्लैक होल के अंदर जाकर और तारा क्या हो जाता है? मर जाता है। उसके भी जीवन की 4 अवस्थाएं चलती है। जैसे मनुष्य जीवन की कितनी अवस्थाएं चलती है? 4 अवस्था चलती है। तो याद रखना, तारे कभी भी नहीं टूटते। वो आसमान में हमें जो बहुत तेज गति से जो चलता हुआ जो जाता हुआ नजर आता है बेटा, वो क्या होता है? मेटेरोइड्स। मेटेरोइड्स एक्चुअल में क्या होता है? छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़े होते हैं। चट्टानों के छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा? टुकड़े होते हैं, जो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से गर्म हो जाते हैं, आग के गोले बन जाते हैं, और बेटा वो किधर की तरफ भागने की कोशिश करते हैं? पृथ्वी की तरफ। एक बार की घटना है जहां एक पूरा बड़ा चट्टान का टुकड़ा मेटेरोइड्स के रूप में पृथ्वी के ऊपर आकर गिर गया। कहाँ पर आकर गिर गया? पृथ्वी की पे। अब मुझे बताओ, तुम्हारे घर की छत से अगर 5 किलो का पत्थर तुम लोग नीचे मिट्टी में ले जाकर अगर पटकोगे तो वहां पर गड्ढा बन जाएगा क्या? अब वो इतना बड़ा मेटेरोइड्स इतनी स्पीड से अगर आकर गिर रहा है, तो मुझे बताओ पृथ्वी पे बहुत बड़ी दूर के अंदर क्या बन गया है? गड्ढा बन गया है। और जब वो गड्ढा बन गया उसके बाद बेटा बारिश आई है और बारिश का पानी उस गड्ढे के अंदर भर चुका है। तो मुझे बताओ, क्या ये पानी एक जगह स्टोर हो गया है क्या उसमें? और अगर पानी स्टोर है तो बेटा वो क्या बना देगा? लेक्स बना देगा। क्या बना देगा? वो झील बना देगा। ऐसे ही भारत के अंदर एक झील है जिसके बारे में मैं आगे बढ़ाऊंगा तुम्हें, लोनार लेक। क्या नाम है जिसका? लोनार लेक। महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था उस झील को लेकर कि भारत की ऐसी कौन सी झील है जो किसी उल्का पिंड के गिरने के कारण जिसका निर्माण हुआ है? ऐसी कौन सी लेक्स है जिसका ओरिजिन है या जिसका फॉर्मेशन है वो मेटेरोइड्स के कारण हुआ है? तो बेटा वो कौन सी लेक हो जाएगी अपने पास? लोनार लेक। इज दैट क्लियर? लिखो सबसे पहले, मेजर लेक्स ऑफ इंडिया
मेजर लेक्स ऑफ इंडिया के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे अपन जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट लेक है अपने पास वुलर लेक। वुलर लेक अपने आप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है? इट इज़ इंडियाज फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है बेटा वो कौन सी हो जाएगी अपने पास? वुलर झील, जम्मू एंड कश्मीर। डल लेक, और डल लेक को बेटा और किस नाम से जाना जाता है? ब्यूटी ऑफ कश्मीर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो दो ऐसे टॉपिक बताए हैं जहाँ से तुम्हारे रिवर्स भी रिवाइज होगी। पहले नदियाँ पढ़ा दी थी, फिर डैम है वो किसके ऊपर बनते हैं? नदियों के ऊपर। झीलें हैं वो भी कहाँ पर बन जाएगी? नदियों के ऊपर। डल झील श्रीनगर में है। इस डल झील में जो नाव वाली जो राइड होती है बेटा उसको बोला जाता है शिकारा राइड। क्या बोला जाता है? शिकारा राइड। बहुत ज़्यादा फेमस है। श्रीनगर के अंदर जो भी पर्यटक जाते हैं घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो शिकारा राइड ज़रूर करते हैं। 1 आवर की भी होती है और 2 आवर की भी होती है। वो पूरा का पूरे 2 आवर में तुम्हें पूरा का पूरा कश्मीर के अंदर जो डल लेक है उसका एक पूरा का पूरा राउंड लगा कर घुमा कर लाएगा। बहुत ही अच्छा और मनमोहक व्यू देखने को मिलता है हमें। कौन सा? डल लेक। क्लियर है इतनी बात? चलो फिर आगे लिखो बेटा लद्दाख, और लद्दाख के अंदर लिखना पैंगोंग लेक। कैसी नजर आ रही है तुम्हें? किस कलर की नजर आ रही है? इसका पानी कैसा नजर आ रहा है बेटा? ब्लू। ऐसा क्यों? पानी रंगहीन होता है, कलरलेस होता है वाटर। आसमान का रंग कैसा नजर आता है हमें? नीला। और वही नीला कलर है उसकी वाटर के ऊपर बेटा क्या बन जाती है? इमेज बन जाती है, प्रतिबिंब बन जाता है। इस वजह से ये इसका पानी है वो प्रॉपर हमें कैसा नजर आएगा? नीले रंग का नजर आएगा। तो लिख लो पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक है वो बेटा कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर है। कहाँ पर है? लद्दाख। इस लद्दाख में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने बताया था कौन सी जगह को मिस करेंगे अपन? लद्दाख को। तो वहां से तो एक नेशनल पार्क फेमस है, कौन सा? हेमिस। उसके बाद में अब यहाँ से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं पैंगोंग, ये लेक को हो जाएगा। और याद रखना लद्दाख जैसी जगह को अगर अपन मिस कर रहे हैं और अगर अपने को मौका नहीं मिल रहा है लद्दाख जाने का तो बेटा अपन मनमानी भी कर सकते हैं। क्या घर वालों को बोल सकते हैं कि चाहे आप कुछ भी कर लो मैं तो कहाँ घूमने जाऊँगा? लद्दाख। यस या नो? तो लद्दाख जाने की बेटा अपन क्या कर सकते हैं? मनमानी। और मनमानी से यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है बेटा जिसका नाम है मम्मानी। क्या नाम है? मम्मानी फेस्टिवल। तो मम्मानी को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं किससे? मनमानी से। कहाँ पर जाने की मनमानी करेंगे अपन? लद्दाख जाने की। लिख लो लद्दाख का पैंगोंग लेक। गुजरात नल सरोवर। और इसको बहुत शानदार तरीके से मैं लॉजिक बताऊंगा। मुझे एक चीज़ बताओ, पहले के टाइम जब हम लोग गाँवों में थे उस टाइम पानी की इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं थी, तो बेटा फिर हम लोग किसका कनेक्शन ले लेते थे? नल का। किसका कनेक्शन लेते थे? और नल का टाइम कभी भी फिक्स नहीं होता था। कभी सुबह आ जाता था, कभी शाम को आता था, तो कभी रात को आता था। अब सुबह शाम तो हम लोग ध्यान दे लेते थे भाई, लेकिन रात को कैसे ध्यान रखें? तो याद रखना एक रात है वो गुजर गई लेकिन फिर भी नल नहीं आया। तो मुझे बताओ रात गुजर गई, इससे तो कौन सा स्टेट बनाएंगे अपन? गुजरात। गुजर गई वो रात लेकिन घर में नल फिर भी
नहीं आया, तो बेटा यहाँ पर कौन सी झील हो जाएगी अपने पास? नल सरोवर लेक। कौन सा स्टेट हो जाएगा? गुजरात स्टेट हो जाएगा। क्लियरली कनेक्ट कर पाओगे? चलो, कौन सी लेक है ये? फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक होती है, एक होता है बेटा सॉल्ट लेक या ब्रेकिश वाटर लेक, जिसको बोलते हैं अपन खारे पानी की झीलें। याद रखना, राजस्थान में एक बड़ी ही फेमस और मशहूर कहावत है कि जहाँ जहाँ पानी खारा है वहाँ वहाँ के लोगों की मिठास बहुत ज़्यादा है। आ रही क्या बात समझ में? कि राजस्थान में जिस जिस जिले में तुम्हें पानी या झीलें अगर खारी मिलेगी, वहाँ के लोगों की मिठास, उनके व्यवहार की, उनके चरित्र की मिठास है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो राजस्थान की बारे भी अपन बात करेंगे जब राजस्थान की झीलों के बारे में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है कि पूरी रात गुजर गई लेकिन फिर भी नल नहीं आया। आगे लिखो राजस्थान। और याद रखना, राजस्थान वाले लोगों की बहुत ही सिंपल सी भाषा होती है। जब भी कोई काम पूरा नहीं होता तो हम लोग क्या बोलते हैं? यार इस काम को फटाफट से नक्की कर दे, ऐसे बोलते हैं क्या अपन? तो बेटा नक्की जो झील है वो कहाँ पर होने वाली है? राजस्थान की होने वाली है। माउंट आबू सिरोही के अंदर राजस्थान की सबसे ऊंची झील, हाईएस्ट लेक ऑफ राजस्थान, वो आ जाएगी नक्की लेक। सिरोही जिले के अंदर है। माउंट आबू एक हिली स्टेशन है जो आबू रोड से लगभग 15-16 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है। लिख लेना, इट इज द हाईएस्ट लेक ऑफ राजस्थान। कुछ मीठे पानी की झीलें भी है राजस्थान में, और बहुत ही ज़्यादा फेमस है खारे पानी की झीलें भी। लिख लिया क्या? कंप्लीट है नक्की झील। फिर आगे लिखो पुष्कर झील। और अभी के टाइम तो पुष्कर मेला भी लग रहा है। हर साल नवंबर दिसंबर के महीने में अजमेर के अंदर पुष्कर नाम की एक जगह है, वहाँ पर क्या लगता है बेटा? पुष्कर मेला। कैमल फेयर भी लगता है वहाँ पर, ऊँटों का मेला भी लगता है, उनकी बोली भी लगाई जाती है, उनकी सवारी भी की जाती है, और बहुत ही लंबे टाइम तक ये मेला चलता है और बहुत सारे दूर दूर से पर्यटक आते हैं, इस मेले का आनंद उठाते हैं। लिख लो, इस पुष्कर नामक जगह से एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और फेमस है बेटा, ब्रह्मा टेम्पल। पूरे के पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है, और वो कहाँ पर बना हुआ है? पुष्कर, अजमेर में बना हुआ है। डेजर्ट है ना, इसलिए। और ये भी नहीं लिखा अभी तक? तुम्हारा साबुन इतना स्लो है क्या? चलो बेटा लिखो मेजर लेक्स ऑफ इंडिया। यहाँ से स्टार्ट कर दूँ? हो गया? लिख लो, चलो फटाफट से लिखो भाई। ये हो गया क्या?
जंगल का राजा कितना होता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मौका दिया जा रहा है तुझे लिखने का। लिख लिया ये? लिख लो, पुष्कर लेक अजमेर के अंदर है। यहीं पर मेला भी लगता है पुष्कर फेयर का, और बहुत शानदार मनमोहक दृश्य होता है उस मेले का। हर साल आयोजित होता है ये। दिवाली कौन से महीने में मनाई जाती है बेटा? अरे हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग बताओ। अमावस्या को बनाई जाती है या पूर्णिमा को? अमावस्या को। अमावस्या बेटा कृष्ण पक्ष में आता है या शुक्ल पक्ष में आता है? कृष्ण पक्ष में आता है। तो और याद रखना, उसी कार्तिक की जो पूर्णिमा होती है उस टाइम कौन सा मेला लगता है? पुष्कर मेला। एक तरफ दिवाली, तो अगले 15 दिन के बाद में कौन सा आ जाएगा बेटा अपने पास? पुष्कर। ठीक है। लिख लिया? क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुम्हें जन्माष्टमी को लेकर, तीज को लेकर और दिवाली को लेकर, कि हिंदू माह कैलेंडर के अनुसार कौन कौन से महीनों में ये मेजर जो अपने पास फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। हो गया? चलो फिर आगे लिखो, राजस्थान में मीठे पानी की झीलें, फ्रेश वाटर लेक्स ऑफ राजस्थान, जयसमंद, राजसमंद, पिछोला, आना सागर, फाई सागर, सिलीसेड। ये इतने सारे नाम इसलिए लिखवाए हैं मीठे पानी की झीलों के, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इस फॉर्मेट में पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की झील है या खारे पानी की झील नहीं है। फिर वहाँ पर 2-3 ऑप्शन है, वो मीठे पानी की झीलों की दिए जाएंगे, और एक ऑप्शन हमें ब्रैकिश वाटर यानी खारे पानी वाली झीलों के दे दिए जाएंगे। फिर आगे लिख लेना, राजस्थान की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है वो कौन सी हो जाएगी? जयसमंद। जयसमंद। लिख लिया ऊपर वाला? चलो फिर आगे लिखो, ब्रैकिश वाटर लेक लिख लेना यहाँ पर फ्रेश की जगह, या सॉल्ट वाटर लेक लिख लो। सॉल्ट वाटर लेक्स। राजस्थान की खारे पानी की झीलें।
बताओ लिखा क्या? फिर आगे लिखो सॉल्ट वाटर लेक्स, राजस्थान की खारे पानी की झील। क्या ये झील देखी है क्या तुमने? सांभर झील। नमक उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो एरिया कंसिडर किया जाता है जिस झील का, वो बेटा किस में किया जाता है? सांभर झील में। यहाँ लकड़ी की ट्रेन के डिब्बे बनाए जाते थे। लकड़ी की जो ट्रेन चलती थी, जो डिब्बे बनते थे वो किसके थे? लकड़ी के। और उनमें बेटा फिर क्या भर दिया जाता था? नमक भर दिया जाता था। गांधी जी ने भी नमक कानून तोड़ा था। उनका मन नहीं था, क्योंकि उनको कहाँ जाना था बेटा? अंडमान। लिख लो, डीडवाना, पंचपदरा, लूण करंसर, ये सारी की सारी झीलें हैं जो कौन से पानी की झीलें कंसिडर की जाती है? सॉल्ट वाटर लेक या ब्रेकिश वाटर लेक, खारे पानी की झीलें। अब कोई भी 3 नाम तुम लोगों को इनमें से दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील राजस्थान की नहीं है। ये नमक लिख लेना यहां पर। ये कंप्लीट किसकी हो जाएगी? राजस्थान की, जहां पर अपन ने फ्रेश वाटर लेक भी पढ़ा है और ब्रेकिश वाटर लेक भी पढ़ लिया है। क्या लिख लिया क्या कंप्लीट राजस्थान वाला? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। केरल। केरल के अंदर है बेटा वेम्बनाड झील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेम्बनाड झील ऐसी झील है केरल के अंदर जहां पर नावों की प्रतियोगिता होती है, जिसको बोला जाता है बेटा सेलिंग कंपटीशन। और इन्हीं के बीच प्रतियोगिता होती है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, भारत की वह कौन सी झील है जहां पर नौकायान प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है, सेलिंग कंपटीशन हेल्ड करवाया जाता है? वो लेक कौन सी हो जाएगी भारत के अंदर? वेम्बनाड लेक। और वेम्बनाड लेक है बेटा कौन से स्टेट के अंदर हो जाएगा? केरला में हो जाएगा। लिखो। वेलिंगटन आइलैंड जो चारों तरफ किससे घिरा हुआ होता है? पानी से घिरा हुआ होता है। ऐसे लैंड पार्ट को क्या नाम बोला जाता है? आइसलैंड द्वीप। तो इसी वेलिंगटन द्वीप के आसपास बेटा कंडक्ट करवाई जाती है क्या? सेलिंग कंपटीशन। 2 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, एक स्टेट को लेकर और एक लेक को लेकर, कि लेगुन खारे जो उसका परसेंटेज रेशियो होता है बेटा सॉल्ट का, उसको कंसिडर किया जाता है। तो याद रखना, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर नौकायान प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। स्टेट अगर पूछ लिया जाए तो केरल, लेक अगर पूछ ली जाए तो वेम्बनाड लेक। अच्छा, अगर मैं तुम लोगों से क्वेश्चन ऐसे पूछ लूं, वेम्बनाड आर्द्र भूमि, वेम्बनाड वेटलैंड, वेम्बनाड रामसर साइट इंडिया के कौन से स्टेट के अंदर है? केरला। क्लियर है? बस फोकस करना है तुम्हें सिर्फ और सिर्फ किसको? नाम को और स्टेट को। क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुम लोगों से घुमा फिरा के, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट और जो मेजर पॉइंट है उस पर फोकस करना है कि कौन सा नाम है और कौन सा स्टेट होने वाला है। सेलिंग कंपटीशन इंपॉर्टेंट है, नावों की प्रतियोगिताएं कौन सी झील पर? इसी वेम्बनाड लेक पे। सेकंड नंबर पे लिखोगे फिर अष्टमुड़ी। लिख लिया? सिर्फ और सिर्फ नाम लिखोगे अष्टमुड़ी लेक, और बाकी कुछ भी नहीं लिखना है तुम्हें।
अब अष्टमुड़ी चाहे रामसर साइट बोल दे, तुम्हें वेटलैंड बोल दे, या फिर लेक अगर पूछ लिया जाए, तो भाई स्टेट कौन सा करने वाले अपन? केरला। वेम्बनाड लेक, अष्टमुड़ी लेक, लिख लिया। फिर आगे लिखो तेलंगाना। नाम लिखना है सिर्फ और सिर्फ हुसैन सागर और उस्मान सागर। लिखवाया था मैंने अभी तुम्हें डैम के अंदर भी, कि जहाँ कहीं पे भी ऐसे मॉडर्न नेम तुम्हें नज़र आते हैं, निजाम सागर, हुसैन सागर, उस्मान सागर, सारे के सारे कहाँ पर टिक करने अपने को बेटा? तेलंगाना में। और यहीं पर एक वेरी वेरी फेमस रिवर है बेटा, मूसी नदी। कौन सी नदी है? मूसी। ये कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी होने वाली है? कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। मूसी नदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? द सिटी हैदराबाद इज सिचुएटेड इन विच बैंक ऑफ रिवर? दैट इज मूसी। नाम लिख लो, हुसैन सागर, ओस्मान सागर, दोनों के दोनों कहाँ पर होने वाले अपने पास है? तेलंगाना के अंदर। क्लियर है? यहीं पर ब्रैकेट के अंदर लिख लेना मूसी नदी, और एरो बना के लिख लेना इसके किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ है। सिटी ऑफ, ये हैदराबाद सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ मूसी रिवर। लिख लिया? हो गया कंप्लीट? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिखो आंध्र प्रदेश। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश की दो झीलें हैं, दोनों ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पुलिकट लेक, इंडियाज सेकंड लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक। क्या चीज़ बोली है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो बेटा कौन सी हो जाएगी? पुलिकट लेक, जो कहाँ पर बनी हुई है? आंध्र प्रदेश के अंदर बनी हुई है। लिख लो, इंडियाज सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट या ब्रेकिश वाटर लेक है, वो लिख लेना पुलिकट। यहाँ सॉल्ट लेक लिख लेना फ्रेश की जगह। ये हैं जिंदा इंसान की मेहनत। लेकिन अब आ चुका है भाई चैट जीपीटी एआई, वो कभी भी मिस्टेक नहीं करेगा। आ रही है बात समझ में? तो कहीं ना कहीं लोगों के रोजगार है वो छिन चुके हैं। अब जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आती है, वैसे वैसे लोगों के जो रोजगार है वो बेटा क्या कर लिए जाते हैं? छीन लिए जाते हैं। ये भी एक काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, बेरोजगारी के प्रकार में, कि आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास टाइम है, लेकिन फिर भी आपको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। व्यक्ति सक्षम होने के बाद में भी अगर रोजगार नहीं ले पा रहा है, तो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती है बेटा टेक्नोलॉजीज़। मुझे बताओ, पहले खेत में किसी भी फसल को काटने के लिए आसपास जो कॉलोनी वाले लोग हैं उन सभी में से जा के हम लोग एक एक दो दो दिन पहले रिजर्व कर देते थे, भाई फलाने फलाने दिन हमारे फसल कटेगी, जितने भी लोग आ सकते तुम्हारे घर में से उतने लोगों को भेज देना। और एक खेत में 10-15 लोग लग जाते थे एक साथ, और कम से कम 3 से 4 दिन लगते थे उस पूरे के पूरे खेत में फसल को काटने में। आज 2 घंटे में भी वो काम कौन करके चल जाती है बेटा? मशीनें। क्योंकि लोगों ने रिश्ते खराब कर लिए हैं अड़ोसी पड़ोसियों से। आ रही है बात समझ में?
और डिपेंडेंसी किसके ऊपर रख गई है भाई? टेक्नोलॉजी और पैसे पे। चलो फिर आगे बढ़ो। सेकंड लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक कौन सी है अपने पास? पुलिकट। और यहीं पर लिख लेना श्री हरिकोटा के अंदर एक स्पेस रिसर्च सेंटर है बेटा, जिसका क्या नाम है? श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा, श्री सतीश ये अंतरिक्ष जो केंद्र है ये कौन सी जगह पर बना हुआ है? श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पे लिख लेना कोलेरू लेक, और ये फ्रेश वाटर लेक है। ऊपर वाली ब्रेकिश वाटर लेक थी और नीचे वाली कौन सी हो जाएगी? फ्रेश वाटर लेक। हाँ, और आगे लिख लेना बेटा कौन सी आ जाएगी अपने पास? हुसैन सागर और निजाम सागर। इसको क्यों कंसिडर करवाया बेटा? तेलंगाना पहले किसका हिस्सा हुआ करता था? आंध्र प्रदेश का। कभी कभार एग्जामिनर क्या करेगा, हुसैन सागर देकर और तेलंगाना का नाम ही नहीं देगा तुम्हें, फिर तुम लोग ढूंढते रहो कि आयुष सर ने तो लॉजिक तो बता दिया था हमें कि नाम तो मोमडन वाले दिख रहे हैं लेकिन तेलंगाना तो नज़र ही नहीं आ रहा। तो फिर यहाँ पर यह भी सेंस ऑफ ह्यूमर काम में लेना है कि बेटा तेलंगाना पहले किसका हिस्सा हुआ करता था, तो फिर क्या टिक कर देना अपने को? आंध्र। नहीं लिखा? फिर आगे लिखो सिक्किम। राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है बेटा चोमू। नाम तो सुना ही होगा सर, नाम कम सुना है लेकिन लोगों को ज़्यादा संबोधित करा है, ऐसा ही है क्या? वैसे ही बेटा याद रखना कहीं ना कहीं इस डिस्ट्रिक्ट का मिसयूज़ किया जाता है लोगों के द्वारा। कभी तुम्हारा कोई भी दोस्त अच्छा बन ठन के आता है और तुम लोगों से अगर पूछ लेता है ना भाई मैं कैसा लग रहा हूँ, तो अपन क्या बोलते हैं? आगे बात समझ में? वैसे ही याद रख लेना जो जितना ऊंचा जाएगा, अगर अपन किसी की तारीफ अगर कर देते तो बेटा वो हवा में उड़ने लग जाता है क्या? यानी हम लोग कंसिडर कर देते हैं कि ये किधर की तरफ निकल पड़ा है? ऊंचाई पर। और ऊंचाई पे जितना ऊंचाई पे जाओगे अगर गिर गए गलती से तो बेटा उतनी ज़्यादा चोट लगेगी। तो पूरे के पूरे भारत के अंदर भी एक झील है जो बेटा किधर की तरफ पहुंच गई है? ऊंचाई पर। और जो लोग ऊंचाई पे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? क्या बोलते हैं? तो इसी नाम से रिलेटेड करेंगे अपन। सिक्किम की एक झील है बेटा जिसका क्या नाम है? चोलामू। बीच वाले शब्द को खा जाना, बन जाएगा तुम्हारे पास कौन सा शब्द? तो अब याद रखना भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी हो जाएगी? चोलामू। कहां पर है? सिक्किम में। लिख लो, सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर वाली लाइन लिखनी है तुम्हें। यह झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, बस ये वाले पॉइंट नहीं लिखने हैं तुम्हें। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया, जैसे हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया पूछा जा सकता है, वैसे ही और कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया। और भारत में जो भी चाहे झील हो चाहे लोग हो, अगर वो ऊंचाई पे जाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे उनको? क्लियर है? लिख लिया? चोलामू लेक है वो कौन से स्टेट के अंदर है? सिक्किम। अभी तो सर्दियाँ आई भी नहीं है भाई, अभी इतने धीरे लिख रहा है तो फिर सर्दियों में तेरा क्या हाल होगा? लिख लिया अब तो?
चलो फिर आगे लिखो सेकंड नंबर पे सोंगमो लेक। और ये भी कौन से स्टेट में हो जाएगा अपने पास? सिक्किम। सिक्किम के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो बेटा सिक्किम पहले एक अलग ही देश हुआ करता था, एक अलग ही कंट्री हुआ करता था। फिर इसको आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग अपन क्या कर लिए, इसको इंडिया के अंदर इंक्लूड कर लिए हैं। और इंडिया में शामिल करने के बाद में इसको एक स्टेट का डोमिनेंस मिल चुका है, एक राज्य का दर्जा मिल चुका है। इसीलिए सिक्किम देश से हटकर और भारत के अंदर क्या बन गया है? एज ए स्टेट। लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर लिखो उत्तराखंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक याद रखना, जिस भी झील के पीछे बेटा ताल अगर लिखा हुआ मिल जाए तो फिर क्या करना अपने को? उत्तराखंड। लेकिन एक यहाँ पर एक्सेप्शनल केस भी है कि सूरज और चंद्रमा को छोड़ देना। किसको छोड़ देना? सूरज और चंद्रमा को छोड़ देना। इन दो शब्दों को छोड़कर जिस भी शब्द के पीछे तुम्हें ताल अगर नजर आ जाए तो वो कौन सी झील हो जाएगी? कहाँ की होने वाली है? उत्तराखंड, नैनी ताल। आ गई बात समझ में? भीम ताल, सात ताल। तो जहां कहीं पे भी ताल अगर लगा हुआ मिल जाए किसी भी शब्द के पीछे तो बेटा वो कौन सा स्टेट होगा? उत्तराखंड। लेकिन कितने शब्दों को छोड़ना है? दो, सूरज और चंद्रमा। क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें सूरज ताल, चंद्र ताल, तो बेटा सूरज और चंद्रमा है वो तो हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। कहां पर मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में। तो ये दो झीलें हैं सूरज ताल और चंद्र ताल, ये तो कहां पर होने वाली है? हिमाचल प्रदेश में। इनके अलावा जिस भी शब्द के पीछे ताल अगर लिखा हुआ मिल जाए तो फिर कौन सा स्टेट टिक कर देंगे अपन? उत्तराखंड। लिख लो रूपकुंड। और इस देखो इंडिया वालों ने नाम भी क्या लॉजिकल सोच सोच कर बनाए हैं बेटा, इसमें कंकाल मिलते हैं, इसीलिए कभी भी अपनी सुंदरता पे गुमान नहीं करना चाहिए। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक त्वचा है, स्किन है। अगर तुम लोग अंदर से देखोगे ना अपने आप को तो कुछ ऐसे ही नजर आओगे जैसे तुम्हारे सामने। आ रही है बात समझ में? और अंत सभी का फिक्स है, जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत होना ही होना है। अब इस आरंभ और अंत की जर्नी में तुम अपने आप को कितने बेहतरीन तरीके से सरवाइव कर सकते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो कंकाल या हड्डियां जिस कुंड के अंदर या जिस झील के अंदर अपने को मिलती है बेटा उसका नाम ही क्या निकाल दिया? रूपकुंड। ये भी कहां पर मिलने वाली है? उत्तराखंड के अंदर। उसके बाद आगे नाम लिख लो, मैं लिखवा रहा हूं सात ताल। सात ताल, कॉमा लगा के लिखना भीम ताल। सात ताल, भीम ताल। उसके आगे लिख लेना नैनीताल में तो लिख ही लिया, एक लिख लेना नोकुचिया ताले। इसको काट देना बेटा, ये राकस ताल है, ये तो कहां पर है अपने पास? तिब्बत के अंदर। कौन सी नदी का ओरिजिन बताया था राकस ताल से? सतलुज का। कौन सी नदी का? सतलुज का। एक देवताल लिख लो और एक नोकुचिया ताले लिख लेना। ये झीलें हो जाएगी किसकी? उत्तराखंड की। हाँ, लिख लिया? लिख लिया सबने? चलो फिर आगे लिखो हिमाचल प्रदेश। सिर्फ दो नाम लिख लो, सूरज ताल और चंद्र ताल। चंद्रभागा नदी बताई थी मैंने, जहां से ओरिजिन हो रहा था बेटा चेनाब नदी का। तो चंद्रमा और सूरज ये दोनों के दोनों बेटा कहां पर मिलेंगे अपने को? हिमाचल प्रदेश में। तो दो झीलों के नाम लिख लो हिमाचल प्रदेश का, एक चंद्रताल और एक सूरजताल। नहीं, एक लिख लो चंद्रताल और एक लिख लो
सूरज ताल। तो याद रखना, सूरज और चंद्रमा को छोड़ के जिस भी शब्द के पीछे ताल अगर लिखा हुआ दिख जाए तो वो कौन सा स्टेट होगा? उत्तराखंड। और सूरज और चंद्रमा के पीछे अगर ताल लिखा हुआ मिल जाए तो वो कौन सा कर देंगे अपन? हिमाचल प्रदेश। फिर आगे लिखो महाराष्ट्र। और अभी अभी बताया था मैंने, मेटेरॉइड्स के कारण जो झील बनी है बेटा वो कौन सी बनी है अपने पास? लोनार लेक। लोनार झील लिख लो। और ये सेकंड वाली लाइन भी लिख लेना, उल्का पिंड के टकराने के फलस्वरूप केबुल लामा जाओ नेशनल पार्क इंडियाज ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान बताया था केबुल लामा जाओ। और वो बेटा कौन सी झील पे बना हुआ था? लोकटक झील पे। लोग टक टक करके और देखते रहते बेटा किसको? मणि को। क्या लॉजिक याद आ रहा है क्या? लोग एक टक देखेंगे या टक टक करके देखते रहते हैं किसको? मणि को। तो बेटा मणिपुर के अंदर कौन सी झील आ जाएगी? लोकटक झील। लिख लो, लोनार महाराष्ट्र के बाद में मणिपुर के अंदर लिख लेना लोकटक झील। सिर्फ और सिर्फ नाम लिखोगे। केबुल लामा जाओ अपन ने नेशनल पार्क में लिख लिया था, तो मणिपुर के अंदर कौन सी झील हो जाएगी अपने पास? लोकटक झील। फिर आगे लिखोगे ओडिशा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, इंडियाज लार्जेस्ट ब्रेकिश या सॉल्ट वाटर लेक, दैट इज चिल्का लेक। और याद रखो, किसी भी फ्रूट का छिलका अगर तुम लोग खा लोगे तो हमें कैसा नजर आएगा? वो खारा नजर आएगा। क्या नजर आएगा? खारा। तो याद रखना, खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है बेटा वो कौन सी हो जाएगी अपने पास? चिल्का। इसको लिख लेना कंप्लीट। अब एक टॉपिक और बचा है तुम्हारे पास इस सब्जेक्ट के अंदर, वो अपन कंसिडर करेंगे बेटा मेजर लेक्स, ये मेजर हिल्स ऑफ इंडिया, भारत की प्रमुख पहाड़ियाँ। आ रही है बात समझ में? उसके बाद में ये वाला जो सब्जेक्ट है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट। हम लोगों ने कंसिडर कर लिया है स्टैटिक जीके वाला सेक्शन और ज्योग्राफी वाला सेक्शन। क्लियर है? आज की सभा खत्म करते हैं यहीं पर। हाँ।